ये जो हमारा स्कूल का सिस्टम है ना, हमें मशीन बनाने में तुला पड़ा है। उसको तो सिर्फ ओबीडियंट लोग चाहिए, जिसको बता दो कि भैया ऐसे ऐसे करना है और फिर वैसा ही करता जाओ। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। कैसे ज़िंदगी में अमीर बन सकते हैं, कैसे ज़िंदगी में एक्चुअली में आगे बढ़ सकते हैं और बढ़िया पैसा बना सकते हैं, ये तो स्कूल सिस्टम सिखाने को तैयार ही नहीं है। आज के डेट में ना ऐसा कोई माइकल नहीं है जो कि पैसे को सेव करके करोड़पति बन गया हो। भाई सेव करना पता कैसा होता है, जैसे कि एक अच्छे खिलाड़ी को आपने पवेलियन भेज दिया कि भाई तू जाके बैठ जा, अब तुझे कोई मैच नहीं खेलना है, वहीं पर बैठा रहे, उसके अंदर बैठे बैठे जंग लग जाएगा। ऐसे ही जो आपका पैसा है ना, वो बैठे बैठे अपनी वैल्यू धीरे धीरे खोता जाएगा। इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। पहले अगर आपको कोई आइटम 100 रुपये में मिल रही थी तो अब वो आपको 110 में मिल रही होगी, तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप उस सारे पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगा दो, मे बी गोल्ड में लगा दो, मे बी रियल एस्टेट में लगा दो, स्टॉक्स में लगा दो या कहीं और लगा दो, तो आपका क्या है, पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जाएगा। जब भी पैसे में आपको बढ़िया खेलना है ना, कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कंपाउंडिंग इफेक्ट का ध्यान रखना। जब आपको ब्याज पे ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा या आपको मुनाफे के ऊपर मुनाफा मिलना लग जाएगा, तब आपको बढ़िया ग्रोथ मिलेगी। और देखो, इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन किसी भी चीज़ में जो कि वर्थ गोइंग है या वर्थ अचीविंग है, उसमें रिस्क तो होता ही है यार। अपने रिस्क को लेकिन मिटिगेट करा जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ध्यान रखो, डाइवर्सिफाई करो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ एकदम मत भागो कि भैया इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या आज फ्लिप करा कल को बेच दिया। लॉन्ग टर्म पे ध्यान रखो और थोड़ा सा क्या, अपने रिस्क को समझो। ऐसा नहीं कि यार पूरा का पूरा पैसा एकदम झोंक दिया। अपने रिस्क को मिटिगेट करके रखो, कैलकुलेटेड रिस्क लो। टैक्स प्लानिंग और टैक्स एविजन में लोगों को फर्क ही नहीं पता होता। कुछ लोग तो इसको सिनोनिमस समझते हैं कि यार एक जैसी ही चीज़ है, लेकिन इन दोनों में उतना ही फर्क है जितना व्हाइट कलर और ब्लैक कलर में होता है, यानी जमीन आसमान का फर्क है। टैक्स प्लानिंग क्या हो गया, लीगली अपने टैक्सेस को बचाना। भाई सीधा सच्चा समझो, जब आप एक बढ़िया कमाई करने लग जाते हो तो सरकार आपको बोलती है कि भाई तू 30% प्लस सेस यानी 34% मेरे को देता रहे इन दी फॉर्म ऑफ टैक्स। वो 34% यानी कोई बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है तो उसको 34% देना पड़ेगा, और इन एक्चुअल वैसे 34 से ज़्यादा देना पड़ता है 1 करोड़ के केस पे, क्योंकि सरचार्ज भी लगता है। तो यानी एक मोटी पोर्शन ऑफ आपकी कमाई टैक्सेस में चला जाएगी। तो क्या होती है कि आपके पास डिडक्शंस, रिबेट्स या कुछ ऐसे लूप होल्स होते हैं जो कि लीगल होते हैं और आप उनका फायदा उठा के अपने टैक्सेस को बचा लेते हो और वो स्मार्टली खेलना हो जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप टैक्स इवेजन करने लग जाओ तो यानी सीधा सच्चा टैक्स की चोरी करने वाली बात हो जाएगी। आप टैक्स की चोरी कर रहे हो तो जिसका रेपरकशन क्या हो सकता है, कल को पेनल्टीज हो सकती है, आपकी गुडविल खराब हो सकती है, उसके बाद आप जेल तक जा सकते हो अगर आपका मैटर बहुत ज़्यादा उलझ जाता है तो। अब अगर आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में पता ही नहीं तो सबसे पहले तो आप क्या मिस आउट कर रहे हो, आप सीधे सच्चे क्या सरकार को बोल दे रहे हो भाई जितना टैक्स लेना है ले लो, आप बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। तो ये तो बेवकूफ़ाना खेलना हो गया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप टैक्स प्लानिंग करते करते लाइन को क्रॉस कर जाओ और टैक्स इवेजन करने लग जाओ तो आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिना दिन में काफ़ी सारी नेगोशिएशन करते होंगे, चाहे पर्सनल लाइफ में चाहे बिजनेस लाइफ में। पर्सनल लाइफ में फॉर एग्जांपल आपके बेटे ने कहा यार पापा मेरे को तो एक नई गाड़ी चाहिए, मेरे दोस्तों के पास तो एक नई गाड़ी है, सबके पास अपनी गाड़ी है, मेरे को गाड़ी चाहिए। लेकिन आप कहोगे यार अभी बजट नहीं है, एक काम कर बाइक ले ले, फिर गाड़ी 2 साल बाद देख लेंगे। ये क्या करा आपने, नेगोशिएट करा अपने बेटे के साथ। ऐसे ही बिजनेस लाइफ में फॉर एग्जाम्पल आप कोई एम्प्लॉय हैं, अब आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हो और आप अपनी सैलरी नेगोशिएट करते हो कि यार 100 में काम नहीं चल रहा, 110 चाहिए। या फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेसमैन है, आप क्या है कोई माल बेचने निकले या सेल्स एजेंट है माल बेचने निकले। अब आप क्या है कोई आइटम बेचना चाह रहे हो, आपको पता है कि यार कस्टमर को टेबल से उठने भी नहीं देना, माल तो मैं बेच के ही उठूंगा, लेकिन यार अपने रेट्स को भी बहुत ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करना है, मेरे को रेट्स बढ़िया रेट पे माल बेचना है। तो आपने क्या करा, ये भी नेगोशिएशन स्किल है। और फिर सबसे बढ़िया जो हमारे हिंदुस्तानियों को पसंद है, खरीदारी में। यार खरीदारी में ना किसी भी तरह ऐसे काम हो जाए कि मेरे को बस नॉर्मल सस्ते ट्रेन का टिकट देना पड़े लेकिन मज़ा मेरे को एसी ट्रेन का टिकट का मिल जाए। तो 100 रुपये में मेरे को 1000 रुपये का मज़ा मिलना चाहिए। इस तरीके की खरीदारी होनी चाहिए। रहने दे भाई, नहीं चाहिए तेरे नारियल। क्यों, क्या हो गया जी? दूसरे भैया 50 का दे रहे हैं और तू 60 का दे रहा है। तो मैं भी 50 का दे देता हूँ। भाई इसके लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए और उसके बाद कुछ नेगोशिएशन स्किल्स भी आने चाहिए। अगर आप एक बार नेगोशिएशन स्किल्स पे मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। इसमें बहुत प्रैक्टिकल नेगोशिएशन स्किल्स हैं, मैं खुद भी बनी और मैं नेगोशिएशन में थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी। अच्छा, कुछ लोगों का एकदम क्या होता है कि यार छोटी सी चीज़ के लिए मैं नेगोशिएट करूँ, कैसे कर सकता हूँ यार, फ़र्क क्या पड़ता है, 5% का तो फ़र्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है यार, जब आप रेगुलरली नेगोशिएट करने लग जाते हो तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ने लग जाता है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं यार, वो क्या है फर्स्ट ऑफर को लेंगे और फर्स्ट ऑफर को एकदम एक्सेप्ट कर देंगे, वो बनता ही नहीं यार। और अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है और आपकी सेहत पर सही में फ़र्क नहीं पड़ता तो जाके चैरिटी करो। लेकिन बिजनेस में अपने नेगोशिएशन स्किल्स को तो दिखाओ, अपने बिजनेस को तो एक अच्छे खिलाड़ी की तरह, एक मजबूत खिलाड़ी की तरह चलाओ। तो अगली बार जब भी खरीदारी पे निकलो,
आप दबा के नेगोशिएट करो। एज अ कंज्यूमर आपका मौलिक अधिकार है कि आप नेगोशिएट करो दबा के। जो भी आपकी ज़िंदगी में पैसे का इन्फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आप कितनी वैल्यू क्रिएट करते हो। भाई हमारी जो सोसाइटी है ना, उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है उसकी। अब जो भी बंदा इन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगा और एट स्केल पूरी करेगा, वही बढ़िया पैसा कमा पाएगा। तो अगर आप बढ़िया पैसा कमाना चाहते हो, सबसे पहले तो क्या है, एक ट्रस्ट फैक्टर अपना मेंटेन करो, अपनी एक गुडविल बना लो कि हाँ यार ये बंदा सॉल्यूशंस देता है, ऐसा नहीं कि कभी कभार देता है। चाहे अपनी फील्ड में हो, चाहे एक आपकी इंडस्ट्री में हो, आपकी एक ऐसी इमेज होनी चाहिए, एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड होनी चाहिए कि यार ये बंदा हर प्रॉब्लम का मेरे को सोल्यूशन देता है। उसके बाद आपका एक प्रोडक्ट होना चाहिए और एक सर्विस होना चाहिए जिस चीज़ को आप मोनेटाइज कर सको। और जो प्रोडक्ट और सर्विस है ना, वो दमदार होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और फिर एक बढ़िया मार्केटिंग होनी चाहिए जिससे कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस आपके पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच सके। और जब आप इस चीज़ को करने लग जाओगे तो आप इसको रिपीट करने लग जाओ और आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। आप स्कूल में ना कभी भी अगर पैसे की बात करोगे तो आपके माइंड में ऐसी सेटिंग बिठा दी जाएगी कि अगर आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, लॉयर बन जाओगे या फिर एक हाई पेइंग जॉब ग्रैब कर लोगे, तभी आप बढ़िया पैसा कमा पाओगे। कभी आप बात करके देखोगे यार मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा हूँ, यार मेरे को तो डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको बहुत लिमिटेड लोग होंगे जो प्रमोट करेंगे कि यार जा तू ये कर, तू बढ़िया पैसा कमा पाएगा। आपके माइंड में यही सेटअप हो जाएगा कि यार ये 3-4 चीज़ें बनने से ही मेरे को बढ़िया पैसा मिल सकता है, जो कि एक्चुअल में ट्रूथ नहीं है। मेरे समझ में नहीं आता कि यार स्कूल में कोई भी ऐसा दिमागदार बंदा नहीं है जिसको पता हो कि यार इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, जो बेसलाइन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो एक स्टार्टिंग एज से देनी चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं देते, क्या इनका निजी फ़ायदा है इसमें। अगर आपको पता है इस बारे में या आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि क्यों स्कूल्स में एक्चुअल में अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती जो कि एक्चुअल में बंदे को आगे ग्रो करने में मदद करेगी, तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन।